दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का अध्ययन किया था। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट आप दोस्तों जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग मतलब एक तरह से दोस्तों हम अधिशोषण के उपयोग पढ़ने वाले हैं। यूज ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के अनुप्रयोग उपयोग दोस्तों ये क्या काम आता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम ये पढ़ रहे हैं, इससे हमें पता लगेगा कि हमने जो अधिशोषण पढ़ा है ये क्या काम आता है, ये हमारे जीवन में कैसे काम आता है। तो अधिशोषण का हम पहला अनुप्रयोग पढ़ते हैं। पहला समझना, जब मैं लिखने के लिए कहूं तब आप नोट करना। पहला अनुप्रयोग है अधिशोषण का उच्च निर्वात बनाने में। समझो एक एक चीज को। तो पहला अनुप्रयोग है उच्च निर्वात बनाने में। देखो ये कैसे काम आता है अधिशोषण उच्च निर्वात बनाने में। सब सोचो और समझो हर बात को। देखो तुम्हारे पास मान लो ये कोई कांच की नली है, ठीक है। ये कोई कांच की नली है या कांच का पात्र है, ठीक है। ये यहां पर इसमें निकास द्वार है। अब इस कांच की नली में वायु उपस्थित है ना। अरे कांच की नली है, वायु तो होगी, वायु तो सर्वत्र विद्यमान है, इसमें वायु भरी हुई है। तो मैंने एक निर्वात पंप लगा करके इसमें उपस्थित वायु को बाहर खींचा। किससे खींचा? निर्वात पंप से। निर्वात पंप मतलब सक्शन पंप, जो अंदर की वायु को खींचे। जैसे तुमने देखा होगा अपन पानी खींचते हैं तो पानी के लिए समरसेबल वगैरह, मोटर वगैरह काम में लेते हैं। ये सब एक तरह से सक्शन पंप है, खींचने वाले पंप। ऐसा एक पंप लगाया निर्वात पंप, जो इसमें से क्या खींचेगा? वायु खींचने वाला पंप लगा दिया तो इसकी वायु खींचेगी बाहर। क्या इसमें कंप्लीट वायु, इस नली में से, इस कांच के पात्र में से कंप्लीट वायु बाहर निकल सकती है क्या दोस्तों? नहीं निकल सकती। कभी भी कंप्लीट वायु बाहर नहीं निकल सकती। मतलब हम बढ़िया निर्वात नहीं बना सकते हैं। तो बढ़िया निर्वात बनाने के लिए क्या करें? क्योंकि ये सक्शन पंप जो है, ये निर्वात पंप है, ये कंप्लीट वायु को बाहर नहीं खींच सकता है दोस्तों। तो हम इसमें चारकोल डाल देते हैं। तो चारकोल क्या करेगा? जो शेष वायु इसमें रह जाएगी उसको अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित कर लेगा, जिससे इसके अंदर उच्च निर्वात बन जाएगा। तुम्हें पता ही है चारकोल जो होता है वो विभिन्न गैसों को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित करता है। तो तुम देख सकते हो जब चारकोल शेष वायु को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित कर लेगा तो इसके अंदर उच्च निर्वात बन जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे मेरी बात। उच्च निर्वात बनाने में अधिशोषण की घटना का उपयोग होता है। सही है। मैंने कैसे समझाया उस बात को एक बार सुनो, फिर लिखते हैं। किसी पात्र से निर्वात पंप द्वारा वायु को निष्कासित करने पर, निर्वात पंप द्वारा वायु को निष्कासित करने पर शेष वायु को चारकोल पर अधिशोषित कराने से पात्र में उच्च निर्वात निर्मित हो जाता है। सही कहा क्या? दोबारा सुनो। पात्र में उपस्थित वायु को निर्वात पंप से निष्कासित कर शेष वायु को चारकोल पर अधिशोषित कराने से उच्च निर्वात निर्मित हो जाता है। तो ऐसे के ऐसे ही हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा तुम्हें कि उच्च निर्वात बनाने में कैसे अधिशोषण की घटना का उपयोग होता है। तो हम ऐसे के ऐसे लिखते हैं। आप नहीं लिखिए, लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा। तो हम लिख सकते हैं पात्र में उपस्थित वायु को निर्वात पंप समझ गए होंगे, से निष्कासित कर
निर्वात पंप से निष्कासित कर शेष वायु को चारकोल पर अधिशोषित कराने से उच्च निर्वात निर्मित हो जाता है। तो समझ गए होंगे कि कैसे अधिशोषण की घटना का उपयोग उच्च निर्वात बनाने में किया जाता है। आगे समझिए, दूसरा उपयोग पढ़ते हैं। पहले में कोई समस्या है क्या? दूसरा उपयोग देखो, गैस मास्क में आजकल मास्क का फैशन चल रहा है। फैशन नहीं, मजबूरी चल रही है ना? तो मास्क की बात कर रहा हूं, पर मैं गैस मास्क की बात कर रहा हूं। गैस मास्क जो होते हैं, ठीक है, गैस मास्क में देखो क्या काम आते हैं, वो अभी समझ में आएगा आपके। गैस मास्क जो होता है उसमें चारकोल को यूज में लेते हैं। जैसे ये मास्क है, मान लो कोई, तो जो गैस मास्क होता है उसमें चारकोल लगा होता है। चारकोल, ये चारकोल क्या करता है? विषैली गैसों को अधिशोषित कर लेता है। चारकोल क्या करता है? ये गैसों को अधिशोषित करता है, तो विषैली गैसों को भी अधिशोषित करता है। जिससे क्या होता है, जैसे मैंने ये गैस मास्क लगा रखा है, इसमें चारकोल है, तो ये विषैली गैसों को अधिशोषित कर लेगा। अब ये क्या काम आता है? देखो, कई स्थानों पर ऐसा होता है, जैसे कई बार हम देखते हैं खेतों में, कुओं में जहरीली गैस निकल आती है। अब जहरीली गैस का रिसाव होता है, व्यक्ति डायरेक्ट उतरेगा तो जहरीली गैस को सूंघ करके उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो वहां पर जब टीम आती है और वो मास्क पहन करके उतरती है उसमें, तो मास्क में क्या लगा होता है? चारकोल। तो चारकोल क्या करता है? जो जहरीली गैस है उन्हें अधिशोषित कर लेता है, जिससे वे व्यक्ति के शरीर में नहीं जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। इसलिए जो जहरीली गैस से बचाव के लिए गैस मास्क का काम आता है। अपन गैस मास्क काम में नहीं ले रहे, ये कोरोना से बचने के लिए, समझ रहे हो? गैस मास्क जो आता है वो जहरीली गैस से बचाव के लिए काम आता है, उसमें चारकोल काम आता है। विशेषकर देखो, जो कोयले की खान है उनमें जहरीली गैसों का रिसाव होता रहता है। अब कोयले की खानों में जो श्रमिक काम करते हैं वो गैस मास्क पहन करके काम करते हैं। अगर मान लो जहरीली गैस का रिसाव हो तो दुर्घटना की संभावना कम हो जाए। दुर्घटना समझ गए ना, उनकी मृत्यु की संभावना कम हो जाए। इसलिए तो आप समझ गए होंगे, गैस मास्क में भी अधिशोषण की घटना का उपयोग होता है। तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिखें? हम अपनी भाषा में लिखो, समझ लेते हो तो अपनी भाषा में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? गैस मास्क में चारकोल का उपयोग किया जाता है जो विषैली गैसों को अधिशोषित करता है, जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। शॉर्ट में लिखो और इस तरह से लिखो, सामने वाले को समझ में आ जाए। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, लिखता हूं, गैस मास्क में आप नहीं लिखे, किसका उपयोग किया जाता है? चारकोल का। गैस मास्क में चारकोल का उपयोग किया जाता है जो विषैली गैसों को अधिशोषित करता है। विषैली गैसों को अधिशोषित करता है, जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, दो अनुप्रयोग क्लियर। और तीसरा अनुप्रयोग, अब विलयनों को रंगहीन बनाने में, बेटाओं पेपर में क्वेश्चन आते हैं अनुप्रयोगों में से।
विलयनों को रंगहीन बनाने में। तो अधिशोषण का एक उपयोग और एक अनुप्रयोग और विलयनों को कैसा बनाने में, रंगहीन बनाने में। इसको भी समझो। देखो आपने एक बात कही थी, मेरे आपको ध्यान हो कि शर्करा के रंगीन विलयन में उपस्थित रंगीन कणों को जांतव चारकोल अधिशोषित करता है। सही है। जब शर्करा के रंगीन विलयन में उपस्थित रंगीन कणों को जांतव चारकोल अधिशोषित कर लेगा तो वो विलयन कैसा हो जाएगा, रंगहीन। अब मेरी बात को दूसरे तरह समझाता हूं। शर्करा मतलब चीनी। चीनी बनती किससे है बताओ? चीनी बनती है दोस्तों गन्ने के रस से, है ना? अरे गन्ने से बनती है ना, गन्ने के रस से ही तो बनती है। तो गन्ने का रस होता है वो एक तरह से शर्करा का विलयन है। शर्करा मतलब चीनी का विलयन है। और कैसे रंग का होता है दोस्तों? हरे रंग का। तो एक तरह से जो गन्ने का रस है वो हरे रंग का शर्करा का विलयन है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? अच्छा, अपन जो घरों में चीनी खाते हैं वो व्हाइट रंग की होती है, मतलब उसका कोई रंग नहीं होता है। तो वो रंग कहां गया उसका? जबकि चीनी जब गन्ने के रस से बन रही है हरे रंग के से, तो चीनी तो हरे रंग की होनी चाहिए ना। तो वही काम है, जो गन्ने का रस है अर्थात जो शर्करा का हरे रंग का विलयन है उसमें जांतव चारकोल मिलाया जाता है। जांतव चारकोल जो होता है वो जीव जंतुओं की हड्डियों की राख होती है। तो वो क्या करता है, उसमें हरे रंग के जो कण हैं उनको अधिशोषित कर लेता है, जिससे शर्करा का विलयन रंगहीन हो जाता है। और उस रंगहीन विलयन से चीनी बनती है जो अपने घरों में काम आती है। मैंने ये समझाया है, कई लड़कों को इससे टेंशन हो गई। क्या टेंशन हो गई मुझे पता है और तुम्हें भी पता है। टेंशन ये हो गई कि साहब हम हड्डियों, मतलब दिमाग कहां जा रहा है। मैंने कहा हड्डियों की राख, और राख एक शुद्ध पदार्थ है, चाहे वो राख किसी की भी हो। वो राख से विलयन को रंगहीन किया जा रहा है, हड्डियों से नहीं। कई लड़के सोचते हैं कि चीनी तो फिर मांसाहार में आ गई, मांसाहार में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन में मत आए, इधर समझ। तो जो अपन कह सकते हैं विलयनों को रंगीन बनाने में अधिशोषण काम आता है, मैंने अभी एग्जाम्पल से भी समझाया। तो आप कैसे लिखोगे? जो खाद्य तेल है, शर्करा है, खाद्य तेल समझ गए, सरसों मूंगफली वगैरह के। मूंगफली का तेल देखा होगा आपने, बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल सफेद पानी जैसा आता है। तो विभिन्न खाद्य तेल, शर्करा आदि के रंगीन विलयनों को, रंगीन कलरफुल विलयनों को रंगहीन बनाने के लिए जांतव चारकोल प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हम लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या, शर्करा, खाद्य तेल आदि के रंगीन विलयनों को जांतव चारकोल द्वारा रंगहीन बनाया जाता है। और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, लिख सकते हो खूब। शर्करा, खाद्य तेल आदि के रंगीन विलयनों में उपस्थित रंगीन कणों को जांतव चारकोल अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित कर लेता है, जिससे ये विलयन रंगहीन हो जाते हैं। लिख सकते हो, समझ में आ रहा है तो भाषा तो खुद क्रिएट कर सकते हो, खुद बना सकते हो। तो हमने 3 उपयोग पढ़े दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं चौथा अनुप्रयोग। चौथा अनुप्रयोग, ठीक है। चौथा अनुप्रयोग आर्द्रता दूर करने में। आर्द्रता का मतलब समझ गए होंगे आप, नमी। आर्द्रता दूर करने में, आर्द्रता होती है नमी। मैंने ये भी आपको समझाया है। एक पदार्थ का नाम लिया था मैंने, सिलिका जेल। सिलिका जेल होती है मिट्टी की एक तरह से अर्ध ठोस अवस्था, ना ठोस ना लिक्विड अवस्था, मतलब जेली होती है, जेली, ना ठोस ना लिक्विड। जो सिलिका जेल होती है वो क्या करती है, वायुमंडलीय नमी को अधिशोषित करती है, ये आप जानते हो। अगर मान लो जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें नमी ज्यादा है, आप उसमें सिलिका जेल रख दीजिए, सिलिका जेल नमी को अधिशोषित करके उस स्थान की आर्द्रता को दूर कर देती है। तो हम लिख सकते हैं
तो अधिशोषण की घटना से हम आर्द्रता को भी दूर कर सकते हैं। कैसे लिखोगे? सिलिका जेल, सिलिका जेल वायुमंडलीय नमी को अधिशोषित कर आर्द्रता को दूर कर देती है। इसी तरह से लिख देते हैं, सिलिका जेल वायुमंडलीय आर्द्रता को, वायुमंडलीय आर्द्रता को, वायुमंडलीय नमी को अधिशोषित कर आर्द्रता को दूर कर देती है, दूर कर देती है, आर्द्रता को दूर कर देती है। ये चारों आपके समझ में आ गए होंगे? कोई समस्या है क्या? नहीं है? तो इसे नोट करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया। अब आगे देखते हैं। 4 अनुप्रयोग हम देख चुके हैं, अब 5वें अनुप्रयोग की ओर बढ़ते हैं। पांचवा अनुप्रयोग है दोस्तों विषमांगी उत्प्रेरण में। इन्हें समझोगे ज्यादा बेहतर रहेगा रटने की बजाय। जो मैं समझा रहा हूं उसे समझिए, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आए। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक जरूर देखें। विषमांगी उत्प्रेरण में, हाँ तो दोस्तों देखो भाई, उत्प्रेरण क्या होता है इसको मैं समझाता हूं। इधर देखो, उत्प्रेरण बोलते हैं हम उत्प्रेरक की क्रिया को। उत्प्रेरक की क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। और दोस्तों, जो ये उत्प्रेरण होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है समांगी उत्प्रेरण और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरण। यहां तक मेरी बात सुनो। उत्प्रेरण क्या है? उत्प्रेरक की क्रिया। और दोस्तों, उत्प्रेरण 2 प्रकार का होता है, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है? जो क्रिया कारक है और जो उत्पाद है और जो उत्प्रेरक है। यहाँ R क्रिया कारक है, P उत्पाद प्रोडक्ट और E उत्प्रेरक। तीनों की भौतिक अवस्था एक जैसी होगी समांगी उत्प्रेरण में। मतलब तीनों या तो ठोस होंगे, तीनों या तो द्रव होंगे या तीनों गैस होंगे। मतलब तीनों की भौतिक अवस्था एक जैसी होगी। विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है? जो क्रिया कारक है और जो उत्पाद है और जो उत्प्रेरक है। क्रिया कारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होगी। जैसे ये सॉलिड तो ये लिक्विड, ये लिक्विड तो ये सॉलिड। उत्पाद से मतलब नहीं है। विषमांगी उत्प्रेरण में क्रिया कारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है। समझ गए मेरी बात? ये गैस और ये सॉलिड। तो आप ये समझो पहले तो, उत्प्रेरण 2 तरह का है, एक समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण में क्रिया कारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था क्या होती है? अलग अलग, एक ठोस तो एक लिक्विड। अच्छा, अब अगली बात सुनना। सामान्यतः विषमांगी उत्प्रेरण में जो उत्प्रेरक होता है वो ठोस होता है। नॉर्मली मैं कई सारे एग्जांपल दूंगा, आप देख लेना बड़े। विषमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक जो होता है वो सामान्यतः ठोस होता है। ठीक है, उत्प्रेरक जो है वह सामान्यतः ठोस होता है और वो क्रिया कारक अणुओं को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित करता है। तो आप देखो, क्या विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। विषमांगी उत्प्रेरण में जो उत्प्रेरक है वो अधिशोषण कर रहा है। विषमांगी उत्प्रेरण में जो उत्प्रेरक है वो सामान्यतः ठोस होता है और यह अपनी पृष्ठ सतह पर क्रिया कारक अणुओं को अधिशोषित करता है। समझ गए? तो आपको पा गया होगा विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण का उपयोग। अब इसको लिख सकते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण में देखो, मैं लिख रहा हूं वो सही है क्या? विषमांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरक अपनी पृष्ठ सतह पर
अपनी पृष्ठ सतह पर क्रियाकारक अणुओं को अधिशोषित करता है, अधिशोषित करता है। जैसे, बता देता हूं इसे। अच्छा, जैसे उदाहरण देता हूं, आप उदाहरण समझो पहले। एक हावर प्रक्रम होता है, सुना है कभी ना? हावर प्रक्रम, अमोनिया निर्माण की विधि, हावर प्रक्रम। N2 गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस बनी। इसमें Fe उत्प्रेरक काम आता है जो ठोस होता है। तो तुम देख सकते हो क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है। ये विषमांगी उत्प्रेरण है और विषमांगी उत्प्रेरण में आप देख सकते हो ये किस नाम से जानी जाती है? हावर प्रक्रम। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो, हावर प्रक्रम क्या है? अमोनिया निर्माण की विधि है। हावर प्रक्रम में जो Fe उत्प्रेरक है ये ठोस है, ये क्रियाकारक अणुओं को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित करता है। तो हावर प्रक्रम में Fe उत्प्रेरक जो है वो क्रियाकारक अणुओं को अधिशोषित करता है। एक उदाहरण हो गया विषमांगी उत्प्रेरण का, और देता हूं। वनस्पति घी निर्माण, ये पढ़ी होगी आपने। वनस्पति तेल जो होता है, वनस्पति तेल मतलब खाद्य तेल, सरसों, मूंगफली आदि के, जब इनमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल ठोस, ये गैस और ये लिक्विड, वनस्पति तेल लिक्विड है, तो वनस्पति घी बनता है। क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है, जिसे डालडा कहते हैं। ठीक है, तो वनस्पति घी का निर्माण होता है। अब एक बात बताओ मुझे, ये भी विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है या नहीं है? क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है। क्रियाकारक या तो लिक्विड है या गैस है, उत्प्रेरक जबकि ठोस है। विषमांगी उत्प्रेरण में जो निकेल उत्प्रेरक है ये क्रियाकारक अणुओं को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित करता है। सही है, और उदाहरण देता हूं। देखो SO2 प्लस हाफ O2, इसको ऐसे बैलेंस कर देता हूं। कौन सी गैस बन रही है? SO3। या इसको ऐसे बैलेंस कर लो, 2SO2 प्लस O2 से बन रही है 2SO3। इसमें PT उत्प्रेरक है जो सॉलिड है, ठोस, ये ऑक्सीजन गैस है, SO2 भी गैस है और SO3 भी गैस है। ये भी एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। इसको संपर्क विधि बोलते हैं। इस नाम से जानते हैं, संपर्क विधि या संस्पर्श विधि। वैसे तो मैं गलत बोल रहा हूं, ये संपर्क विधि नहीं है, ये संपर्क विधि का एक पद है। संपर्क विधि 3-4 पदों में संपन्न होती है, तो उसका एक स्टेप है ये। संपर्क विधि जो है वो H2SO4 बनाने के काम आती है। तो SO3 गैस बन गई, इसमें आगे हम SO3 गैस से की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं, वो आगे की प्रोसेस है। मतलब SO2 गैस से SO3 बनती है, फिर SO3 से SO2SO4 बनता है। जब जाकर के पूरा H2SO4 बन जाता है तब वो पूरी कहलाती है संपर्क विधि। संपर्क विधि जो है वो H2SO4 निर्माण की विधि है। ये संपर्क विधि का एक पद है जो विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। इसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है। तो आप ये तीनों एग्जाम्पल लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? हावर प्रक्रम में Fe उत्प्रेरक, कॉमा, वनस्पति घी निर्माण में, वनस्पति घी निर्माण में कौन सा? निकेल उत्प्रेरक, व संस्पर्श विधि में या संपर्क विधि में, दो नाम है इसके, इसको संपर्क भी कहते हैं और संस्पर्श भी कहते हैं। संपर्क विधि में PT उत्प्रेरक क्रियाकारक अणुओं को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित करता है।
क्लियर? तो आप देख सकते हो कि यहां भी अधिशोषण हो रहा है, अधिशोषित करता है। यहां भी अधिशोषण हो रहा है विषमांग उत्प्रेरण में भी। जो उत्प्रेरक है वो क्रियाकारक अणुओं को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित करता है। क्लियर? नहीं आया समझ में? आ गया? फटाफट नोट करें, पोज करके नोट करें। डायरेक्ट लिखना चालू कर देते हैं, पोज करो वीडियो को और फिर नोट करो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगला अनुप्रयोग देखते हैं इसका। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट अनुप्रयोग नंबर 6। इंटरेस्ट आ रहा होगा, वीडियो शानदार है। पसंद आए लाइक और कमेंट जरूर करना। अगला अनुप्रयोग नंबर 6, झाग प्लवन विधि में। अच्छा, ये कोई विधि है झाग प्लवन विधि। इसमें भी अधिशोषण का उपयोग होता है। कैसे होता है थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जमीन से निकला सल्फाइड अयस्क, ये सल्फाइड अयस्क है जो जमीन से निकला है। ये जिंक का अयस्क है और ये सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें एस है। तो ये जिंक धातु का सल्फाइड अयस्क है क्योंकि इसमें सल्फर विद्यमान है। ये जमीन से निकला, जमीन से निकलने के बाद इसको चूर्णित कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक टुकड़ों में पीस लेते हैं। पीस लिया। अच्छा, फिर इस सल्फाइड अयस्क को, ये सल्फाइड अयस्क की तो है चूर्णित। अच्छा, इसमें मिट्टी रेत कंकड़ भी होंगे क्योंकि ये जमीन से निकला है। जिंक सल्फाइड जमीन से निकला है तो मिट्टी रेत कंकड़ होंगे। इसको पीस लिया तो मिट्टी रेत कंकड़ भी पिस गए। फिर एक बड़े से लोह का टैंक है ये, इसमें इसको डाला जाता है। मैं डिटेल में नहीं, शॉर्ट में बता रहा हूं झाग प्लवन विधि को। तो झाग प्लवन विधि यहां से चालू होती है। अपन क्या करते हैं, चूर्णित सल्फाइड अयस्क को, बारीक पिसे हुए सल्फाइड अयस्क को एक लोहे के टैंक में डालते हैं जिसमें पानी भरा होता है। शॉर्ट में समझ लो, इसमें चीड़ का तेल मिला होता है और चीड़ का तेल इसमें क्या बनाता है, झाग। ये झाग किसके बन रहे हैं, चीड़ के तेल के। जब आप इसमें सल्फाइड अयस्क डालते हो तो सल्फाइड अयस्कों को ये अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। कौन, झाग। तो झाग प्लवन विधि में क्या हो रहा है, ये झाग प्लवन विधि है। इस विधि में जो झाग है वो सल्फाइड अयस्कों को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। मिट्टी रेत कंकड़ अधिशोषित नहीं होते हैं, वो पहले में बैठ जाते हैं। तो इस तरह से मिट्टी रेत कंकड़ जो है वो दूर हो जाते हैं। तो झाग प्लवन विधि क्या काम आ रही है, शॉर्ट में समझाइए मैंने, पर उसका थीम समझो, बात समझो। झाग प्लवन विधि जो है वो सल्फाइड अयस्कों से मिट्टी रेत कंकड़ आदि के अशुद्धियों को दूर करने के काम आती है। और इस झाग प्लवन विधि में आप अधिशोषण की घटना का उपयोग देख रहे हो। झाग प्लवन विधि में निर्मित झाग सल्फाइड अयस्कों को अपनी पृष्ठ सतह पर क्या करते हैं, अधिशोषित। तो ये विधि अधिशोषण पर आधारित है। अगर ये अधिशोषित नहीं होते सल्फाइड अयस्क तो ये मिट्टी रेत कंकड़ से अलग नहीं होते। तो आप समझ गए होंगे। तो हम लिख सकते हैं इस विधि में निर्मित झाग, नहीं आई मेरी बात समझ लो, इस विधि में निर्मित झाग सल्फाइड अयस्कों को, सल्फाइड अयस्क जिनमें सल्फर हो, सल्फाइड अयस्कों को अपनी पृष्ठ सतह पर, अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित करते हैं। क्लियर? कोई समस्या?
नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने 6 उपयोग पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ते हैं 7वां उपयोग, जो है वर्ण लेखकीय विश्लेषण में। समझ समझ के पढ़ो, मजा आएगा। वर्ण लेखकीय विश्लेषण में देखो, वर्ण लेखकीय विश्लेषण जो है ये भी एक विधि है। ये विधि सामान्यतया वर्ण लेखकीय विश्लेषण, झाग पिलवन विधि भी एक विधि थी और वर्ण लेखकीय विश्लेषण भी एक विधि है। ये विधि सामान्यतया धातु में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के काम आती है। धातु में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के काम आती है। जैसे मान लो ये आपके पास कोई धातु है, इसमें ये अशुद्धियां उपस्थित हैं, ए और बी, 2 प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित हैं। अब ये अशुद्धियां इससे दूर करनी है धातु से, तो ये विधि काम आ सकती है। क्या करना है? अच्छा, एक हमको एक कांच की बड़ी सी नली लेनी है, ढंग से देखो, जिसमें नीचे ये खूंटी लगी हुई है और इसमें आप अधिशोषक भर लो। क्या भर रहा है? अधिशोषक, कांच की नली में। अच्छा, ये दिख रहा है, ये धातु है जिसमें 2 अशुद्धियां हैं, ए और बी। अब इस धातु को पिघला लो, मतलब ये एक पिघल गई तो 3 चीज मिल जाएंगे हमको, धातु, मेटल, अशुद्धि। तो ये मिश्रण मिल गया, एक मिश्रण। मिश्रण में 3 अवयव हैं, एम धातु और ए और बी अशुद्धियां, पिघले हुए हैं ये। अब इस पिघले हुए मिश्रण को आप इस पर डाल दो ऊपर से। अब मान लो ये अधिशोषक है, ये इस मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के साथ अधिशोषण के गुण में भिन्नता रखेगा। भाई किसी को ज्यादा अधिशोषित करेगा तो किसी को कम। मान लो ये अधिशोषक एम को सबसे ज्यादा अधिशोषित करता है तो एम तो ऊपर ही ऊपर अधिशोषित हो जाएगा। ए को उससे कम अधिशोषित करता है तो ए उसके नीचे आ जाएगा, और बी को सबसे कम अधिशोषित करता है तो बी उसके नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, धातु अलग और अशुद्धियां अलग। ये वर्ण लेखिकी है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस विधि में? प्रयुक्त अधिशोषक मिश्रण के विभिन्न अवयवों को अधिशोषित करता है। मिश्रण के 3 अवयव है ना यहाँ पे, एम, ए और बी। अच्छा, और एक बात और लिख सकते हैं, अधिशोषक सभी अवयवों के साथ अधिशोषण के गुण में भिन्नता रखता है। मतलब किसी अधिशोषक को अधिक अधिशोषित करता है, किसी को कम। जिसको अधिशोषित अधिक करता है उसकी लेयर ऊपर ही ऊपर बनेगी, जिसको सबसे कम अधिशोषित करता है उसकी लेयर सबसे नीचे बनेगी। तो हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिख सकते हैं इस विधि में प्रयुक्त अधिशोषक, इस विधि में प्रयुक्त अधिशोषक मिश्रण के विभिन्न अवयवों को, तो इसमें भी अधिशोषण का उपयोग नहीं हो रहा क्या? जो अधिशोषक है मिश्रण के विभिन्न अवयवों को क्या करता है? अधिशोषित करता है। ठीक है, तो और क्या लिख सकते हैं? अधिशोषक का, अधिशोषक मिश्रण के अवयवों से, या ऐसे लिख दो डायरेक्ट, अवयवों से अधिशोषण गुण में भिन्नता रखता है। अधिशोषण गुण में भिन्नता रखता है, मतलब किसी अवयव को तो ज्यादा अधिशोषित करता है और किसी अवयव को कम अधिशोषित करता है। जिसको ज्यादा अधिशोषित करता है उसकी लेयर ऊपर ही ऊपर बनेगी, जिसको सबसे कम उसकी लेयर नीचे नीचे बनेगी। क्लियर?
क्लियर। अच्छा, तो हमने पढ़े 7 अनुप्रयोग। 8वां अनुप्रयोग, नेक्स्ट अनुप्रयोग है नंबर 8, कपड़ों की रंगाई में। समझ समझ के पढ़ोगे, दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। कपड़ों की रंगाई में, अब मेरी बात को समझो और सुनो। कपड़ों की रंगाई करने में फिटकरी काम आती है। कपड़ों की रंगाई करने में दोस्तों क्या काम आती है? फिटकरी। और जो फिटकरी है ये कैसे काम आती है? फिटकरी भी रंगीन कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिक अवशोषित करती है। सही है, फिटकरी भी रंगीन कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित करती है। तो फिटकरी को रंग में डुबोया, ये रंग के विलयन में डुबोया, ये रंगीन कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित कर लेगी। फिर उस फिटकरी को कपड़े पर रगड़ा जाता है। तो कपड़ों की रंगाई में फिटकरी प्रयुक्त की जाती है और फिटकरी रंगीन कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित करती है। समझ गए? सिंपल सी चीज है, लिख लेते हैं। कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों की रंगाई में फिटकरी प्रयुक्त की जाती है। फिटकरी प्रयुक्त की जाती है आगे क्या लिखें? फिटकरी रंगीन कणों को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित करती है। अधिशोषित करती है। क्लियर? क्लियर? समझ में आ गया? नोट करो पोज करके। दोस्तों अब मेरी बात सुनो, 2 अनुप्रयोग और रह रहे हैं। 8 अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं, 2 अनुप्रयोग और रह रहे हैं। एक तो रह रहा है आयन विनिमय रेजिन या जल का विलवनीकरण, और एक रह रहा है लास्ट, एक तो जल का विलवनीकरण और एक है गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है, तो इनको और समझना है तो हम इसको एक छोटी सी वीडियो और बना लेते हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, उस वीडियो में देख लेते हैं ना। 2 अनुप्रयोग और है, 2 अनुप्रयोगों पर एक वीडियो और बना देते हैं, छोटी सी 10-15 मिनट की। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो।